नमस्कार बच्चों। उम्मीद है आप अपने स्थान पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 6 का इतिहास का अध्याय 8 है और इस अध्याय का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। आप सोच रहे होंगे कि ये खुशहाल गांव और समृद्ध शहर बीच में कैसे आ गए, क्योंकि हमने जो पिछले अध्याय थे उनमें क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार महाजनपदों की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार उसके बाद नए विचार और नए प्रश्न आए और किस प्रकार बौद्ध धर्म और जैन धर्म अस्तित्व में आए। अब इन चीज़ों के साथ साथ ये भी जानना जरूरी होता है कि उस समय गांव में और शहर में क्या हो रहा था। क्या गांव में जो कृषि उत्पादन था कम हो रहा था या बढ़ रहा था, और अगर नगरों की बात करें तो नगरों में क्या कोई नई चीज़ें आ रही थी या नगर पहले की तरह ही थे। तो आइए सबसे पहले हम ये स्थिति जानने का प्रयास करें कि उस समय गांव में क्या हो रहा था। आपको पता ही है कि जो हम समय पढ़ रहे हैं वो आज से लगभग 2500 साल पहले का समय है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, महाजनपदों की उत्पत्ति हो रही थी, बड़े बड़े राज्य उभर कर सामने आ रहे थे और इसलिए गांव में भी उन चीज़ों का फर्क पड़ा। क्यों? क्या होता है कि जब बड़े बड़े राज्य उभर कर सामने आते हैं तो जो उन राज्यों में क्या होता है, ज़्यादा सेना की ज़रूरत होती है, ज़्यादा अधिकारियों की ज़रूरत होती है और इसलिए और पैसा भी ज़्यादा चाहिए होता है। और ये जो ज़्यादा पैसा है कहाँ से आता? ये पैसा कहाँ से आया? किसानों से आना था। क्यों? किसानों से क्यों आना था? आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ें। अब एक तो काम ये हो रहा था गांव में कि जो लोहे का प्रयोग था वो आज से लगभग 3000 साल पहले भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में हो चुका था। अब ये उपमहाद्वीप, आपने महाद्वीप तो सुना है कि एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, अंटार्कटिका है, ये तो आपने सुना है। लेकिन ये उपमहाद्वीप क्या होता है? उपमहाद्वीप जो भारत और उसके पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, जैसे खुद भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है, ये जो सारे देश हैं ये मिलकर के अपने आप में एक उपमहाद्वीप बनते हैं और इसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और आज से लगभग 3000 साल पहले इस भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अब इस लोहे के प्रयोग से क्या हुआ? कृषि में बहुत फायदा हुआ। क्यों? एक तो क्या हुआ कि लोहे के जो औजार बने उनसे जंगलों को साफ किया गया और कृषि योग्य भूमि को बढ़ाया गया। और इसके साथ साथ क्या हुआ, इन औजारों के साथ साथ कि जो लोहे के हाल के फाल होते हैं जिनसे खेतों की जुताई होती है वो और अच्छी तरह से होने लगी, जिसकी वजह से खेती के उत्पादन में वृद्धि होना शुरू हो गई। और इसी प्रकार ये जो महाजनपदों के राजा थे या अन्य जो राजा थे वो भी चाहते थे कि उनका जो क्षेत्र बढ़ा हुआ है, जहाँ पर अब ज़्यादा सेना की ज़रूरत है, जहाँ पर ज़्यादा अधिकारियों की ज़रूरत है, तो उसके लिए धन की आवश्यकता थी। अब धन कहाँ से आना था? राजाओं को पता है कि जो किसान हैं हमें कर देते हैं और किसान कर तभी देते हैं जब उनकी फसल अच्छी हो और उत्पादन अच्छा हो। और इसलिए राजाओं ने भी क्या किया, खेती के लिए बहुत से सुधारात्मक काम किए और सबसे बड़ा काम था सिंचाई की व्यवस्था, यानी सिंचाई किसानों तक पहुँचे, खेतों में पानी सही समय पर पहुँचे, इसके लिए राजाओं ने काम किए। क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था कर दी तो किसान ज़्यादा मेहनत करेंगे, उत्पादन ज़्यादा होगा तो वो कर ज़्यादा देंगे और कर ज़्यादा देंगे तो जो राजा लोग हैं
वो इस स्थिति में होंगे कि वो अपने अधिकारियों को और अपनी सेना का जो खर्चा है उसको पूरा कर सकें। आइए अब हम ये जानने का प्रयास करें कि जो गांव थे वहां पर कौन कौन लोग काम करते थे, या वहां पर गांव में किस किस तरह के व्यवसाय वहां पर प्रचलन में थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलला, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। आइए बच्चों, अब हम इस काल में जो साहित्य पैदा हुआ उसकी बात करें। ये जो साहित्य था ये तमिल भाषा में लिखा गया था और इस साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। और ये लगभग आज से 2300 साल पहले अर्थात 2300 साल पहले इसकी रचना हुई थी। अब इसको संगम साहित्य क्यों कहते थे? क्योंकि क्या होता था, पांड्या राज्य की राजधानी मदुरई जो बिल्कुल सुदूर दक्षिण में है, वहाँ पर कवियों का सम्मेलन होता था और यहीं पर ये जो साहित्य था वहाँ पर इसका संकलन होता था, क्योंकि वो सारे वहाँ पर इकट्ठे होते थे, संगम होता था, इसलिए इस साहित्य का नाम भी संगम साहित्य पड़ा। अब हम इस काल के नगरों के या शहरों के बारे में जानने का प्रयास करें कि उस काल में नगरों में क्या हो रहा था और कुछ जो प्रसिद्ध नगर थे अपनी किसी खास प्रसिद्धि को लेकर के उनकी बात करें। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कई स्रोतों से पता चलता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। पुरातत्वविद आपको पता ही है किसको कहते हैं, जो विभिन्न चीज़ों के आधार पर इतिहास की जानकारी जुटाता है, इतिहास की जानकारी प्राप्त करता है, उसको पुरातत्वविद कहते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। पत्तन एक प्रकार से बंदरगाह होता है जहाँ पर जहाज आकर के रुकते हैं, सामान चढ़ाते हैं या सामान उतारते हैं। आइए अब हम एक इसी प्रकार के
बंदरगाह या पत्तन की बात करें जो गुजरात में स्थित है। बेरीगाजा या इसका यूनानी नाम भरूच है, उसकी कहानी पढ़ते हैं। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। आयात आपको पता ही है, जो चीज़ दूसरे देशों से मंगवाई जाती है उसको आयात कहते हैं। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। निर्यात आपको पता ही है, जो चीज़ें एक देश से दूसरे देशों को भेजी जाती हैं उनको निर्यात कहते हैं। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। आइए अब हम इस काल के सिक्कों के बारे में पढ़ें। सिक्के आपको पता ही है, जैसा आजकल आप देखते हैं 50 पैसे का है, 1 रुपये का है, 10 रुपये का है, इस प्रकार के जो सिक्के आज हमें देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार सिक्के उस काल में भी थे। क्योंकि क्या होता था, पहले तो वस्तु विनिमय होता था, जब वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इस प्रकार सिक्के प्रचलन में आए और उन सिक्कों के जरिए बड़ी आसानी से हम कोई भी वस्तु खरीद सकते थे और प्राप्त कर सकते थे। अब ये जो हम सिक्कों की बात करने जा रहे हैं वो शुरू में चांदी के बने होते थे और इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है, जैसा कि आपकी किताब में दिखाया गया है। इनको आहत सिक्के क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके ऊपर एक ठप्पा या इनको आहत किया जाता था, ठप्पा लगाया जाता था, जिसकी वजह से इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। और ये जो नगर थे विभिन्न गतिविधियों के केंद्र थे, अर्थात इन नगरों में कई प्रकार की गतिविधियां हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो आर्थिक थी, चाहे वो धार्मिक थी। आइए कुछ उदाहरणों से जानें। आइए हम मथुरा की बात करें। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों अर्थात जो पत्थर से बनाए गए खंड तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। अभिलेख क्या होता है? जब किसी चीज़ पर या धातु या पत्थर पर या शिला पर कोई चीज़ खोद करके लिखी जाती है, उसको अभिलेख कहते हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मथुरा में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हमें देखने को मिलते हैं। अब हम इस काल में जो शिल्प थे या जो शिल्पकार थे उसकी बात करें। शिल्प यानी जो चीज़ें यहाँ पर हाथ से बनाई जाती थी, और शिल्पकार जो इन चीज़ों को हाथों से बनाते थे, उनकी बात हम अब करेंगे।
पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। इन शिल्पकारों की एक बड़ी ही अच्छी विशेषता क्या थी कि ये अपने संघ बनाने लगे थे, यानी इकट्ठा रहने लगे थे और इनको श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। अभी हमने बात की थी कपड़ा उत्पादन की कि इस काल में वाराणसी और मदुरई कपड़ा उत्पादन के बहुत ही बढ़िया केंद्र थे। अब ये जो कपड़ा बुनने वाले थे, इनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। आइए वो क्या थे उनके बारे में पढ़ें। सूत कातने और बुनने के नियम। पिछले अध्याय में हमने कौटिल्य या चाणक्य की बात की थी कि उनकी एक किताब है अर्थशास्त्र, और उस अर्थशास्त्र की जो किताब है उसके अध्याय 8 में इन नियमों का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखाने में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के अर्थात सुबह ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि नियम बने हुए थे। कोई भी काम करवाना था तो एक नियमों की नियमावली थी जिसके अनुसार काम होता था और उसी के अनुसार ही काम को आगे बढ़ाया जाता था। आइए अब हम एक शहर अरिकामेडु की बात करें। ये सुदूर दक्षिण में आधुनिक तमिलनाडु प्रांत में स्थित जो पुडुचेरी है, उसी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको अरिकामेडु कहा जाता है। आइए इस अरिकामेडु के बारे में जान। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। पत्तन अभी आपको बताया एक बंदरगाह था, जहां दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। पात्र का मतलब होता है बर्तन। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इटली यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। बच्चों, आपकी किताब के अंत में एक चित्र दिया गया है और ये जो चित्र है वो है एक्वाडक्ट। अभी एक्वाडक्ट क्या है और ये कहाँ पाया जाता था, आइए इसकी बात करें। जो
एक्वाडक्ट हैं, उस काल में जो इटली की राजधानी रोम थी, रोम आज भी उसकी राजधानी है, लेकिन हम उस काल की बात कर रहे हैं, अर्थात वहाँ पे जो एक्वाडक्ट थे वो क्या थे और रोम के बारे में अन्य चीज़ें अब हम पढ़ें। रोम यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग महल, एम्पी थिएटर बनवाए। रंग महल या एम्पी थिएटर जहाँ पर नाटक किए जाते हैं उसको कहा जाता है। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, ये जो आपकी किताब में एक्वाडक्ट दिया गया है उसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि ये क्या होता है। एक्वाडक्ट क्या होता है? अगर देखा जाए कि जो उस समय की जो नदियाँ थी वहाँ से पानी महलों तक और महलों के गुसलखानों तक या उनके रसोई घरों तक लाने के लिए जो व्यवस्था थी कि कैसे जो पानी था नदियों से महलों तक पहुँचता था, वो जो स्थिति थी उसको हम उस समय रोम में एक्वाडक्ट के नाम से जानते हैं। और आजकल क्या होता है कि जो हम पानी लाते हैं वो हम पाइपों में लेके आते हैं, लेकिन उस समय क्या होता था कि एक प्रकार पक्का स्थल बना लिया जाता था और उसी में से पानी नदियों से निकल के सीधा महलों तक पहुंच जाता था। तो बच्चों, इस प्रकार इस अध्याय में हमने देखा कि 2500 साल पहले के जो गांव थे किस प्रकार समृद्ध थे, किस प्रकार खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो राजा थे उन्होंने सिंचाई की व्यवस्था भी करवाई ताकि उनको भी फायदा हो, उनको ज़्यादा कर प्राप्त हो, जिससे कि जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं और जो सेना है उनका जो खर्चा हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके। इसी प्रकार हमने जो नगर थे उनके बारे में भी जाना और कुछ नगरों के बारे में जैसे मथुरा है, अरिकामेडू है और जो इटली की राजधानी रोम है और वहाँ पर जो एक्वाडक्ट हैं, और इसी के साथ वहाँ पर जो प्राचीन काल में 2500 साल पहले जो शिल्प थे, जो शिल्पकार थे, उनके बारे में हमने जाना। उम्मीद है कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा, लेकिन आपने कितना समझा, कितना पढ़ा, कितना जाना, आइए हम कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करें। पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, वलय कूप का उपयोग किसके लिए किया जाता था? नहाने, कपड़े धोने, सिंचाई, जल निकासी। बिल्कुल सही, वलय कूप का इस्तेमाल या उपयोग जल निकासी के लिए किया जाता था। प्रश्न 2, आहत सिक्के किस चीज़ के बने होते थे? विकल्प हैं चांदी, लोहा, टिन, हाथी दांत। बिल्कुल सही, आहत सिक्के जो प्रारंभ में बने थे वो चांदी के बने थे, बाद में हालांकि वो सोने के भी बनने लगे। प्रश्न 3, मथुरा महत्वपूर्ण क्या था? गांव, पत्तन, धार्मिक केंद्र, जंगल क्षेत्र। बिल्कुल सही, मथुरा एक धार्मिक केंद्र था। प्रश्न 4, श्रेणी किसका संघ होता था? विकल्प हैं शासकों का, शिल्पकारों का, कृषकों का, पशुपालकों का। बिल्कुल सही, जो श्रेणी था वो शिल्पकारों का संघ होता था। प्रश्न 5, संगम साहित्य निम्न में से किस भाषा में रचा गया था? विकल्प हैं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम। बिल्कुल सही, संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। अब हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, संगम साहित्य क्या है? उत्तर, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना लगभग 2300 साल पहले की गई थी।
इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। प्रश्न 2, श्रेणी क्या होती थी? उत्तर, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। ये श्रेणियां साहूकारी का काम भी करती थी। अब हम एक निबंधात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न, ग्राम भोजक पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। उत्तर, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। इसकी ज़मीन पर दास और मजदूर काम करते थे। राजा कर वसूलने का काम भी इन्हें ही सौंपते थे। ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। अब हम एक मिलान वाला प्रश्न करेंगे। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दिया गया है नगर और दूसरी तरफ सूची 2 में दिया गया है उनकी प्रसिद्धि, अर्थात एक तरफ नगर है और दूसरी तरफ वो किस लिए प्रसिद्ध थे। और सूची 1 में दिया गया है मदुरई, अरिकामेडु, मथुरा, वाराणसी। और सूची 2 में दिया गया है धार्मिक केंद्र, दक्षिण भारत का एक पत्तन, कपड़ा केंद्र, संगम साहित्य। आइए अब हम सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। मदुरई, अभी आपको हमने बात की थी कि जो मदुरई था वहाँ पर संगम साहित्य की रचना की गई थी, इसलिए हम मदुरई को संगम साहित्य से मिलाएंगे। अरिकामेडु को हम दक्षिण भारत का जो एक पत्तन है उससे मिलाएंगे। मथुरा हमने अभी पढ़ा कि वो एक धार्मिक केंद्र था, इसलिए मथुरा को हम धार्मिक केंद्र से मिलाएंगे। वाराणसी एक कपड़ा केंद्र था, इसलिए वाराणसी को हम कपड़ा केंद्र से मिलाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।